हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 11th। यहाँ पर देख रहे हैं लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 2। आई होप लेक्चर 1 वाज इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। लेक्चर 2 भी बहुत आसान रहेगा और बहुत मजेदार रहेगा। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टारगेट रखते हैं एटलीस्ट 500 लाइक्स का। जितना आप लाइक करोगे मुझे भी अच्छा लगेगा, अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूंगा। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, हमारे धरती पर इमेंस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। डाइवर्सिटी मतलब क्या? वेरिएशंस, भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक साथ रहते हैं। आज नहीं, प्राचीन काल से, सिंस एंशिएंट टाइम्स वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव लिव्ड ऑन द अर्थ टुगेदर। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहकर चले गए, एक्सटिंक्ट भी हो गए। फॉर एग्जांपल डायनासोर्स। नाउ अगर मुझे इनके बीच के इंटर रिलेशंस समझने हैं, किसके बीच के? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के। हमने इकोसिस्टम का डेफिनेशन 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर एंड देयर इंटरैक्शंस इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। तो यहां पर लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरैक्शंस हमें समझना है। एंड एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच के भी इंटरैक्शन को हमें समझना है। ठीक है, सिंपल भाषा में लिविंग एंड नॉन लिविंग इनके बीच का इंटर रिलेशन एंड लिविंग इनके बीच का इंटर रिलेशन हमें अगर समझना है तो हमें एक सिस्टमैटिक स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड ये जो स्टडी होगी, ये जो भी डेटा हम कलेक्ट करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्टडी से, ये इंडस्ट्रीज में काम आएगा, एग्रीकल्चर में काम आएगा। सिंपल एग्जांपल आपको दो एग्रीकल्चर का, तो मुझे बताओ, आपने क्रॉप उगाया, फिर वो क्रॉप को खाने के लिए कुछ कीड़ा आता है, पेस्ट आता है, इंसेक्ट आता है, तो उसको मारने के लिए आप कोई और एनिमल को ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ग्रास हॉपर वगैरह हैं जो आपके खेत को खराब कर रहे हैं, तो आप फ्रॉग्स लेके आओगे। फ्रॉग क्या करेगा? ग्रास हॉपर को खाएगा। तो यहां पर अगर आपने एनिमल्स के बीच का, ऑर्गेनिजम्स के बीच का इंटर रिलेशन समझ लिया तो आप उसको इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। इंटेंसिव लैबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी। फील्ड स्टडी मतलब क्या? ऑन साइट स्टडी, मतलब जंगल में जाकर स्टडी करना, इसको फील्ड स्टडी कहा जाएगा। ठीक है, इससे हमें ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई करने में आसानी होगी। आइडेंटिफाई करना मतलब उसको पहचानना और उस एनिमल के कैरेक्टर्स को समझना, इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। आपने एक एनिमल देखा, अच्छा इसको पंख है, इसको बीक है, ये उड़ता है, मतलब ये एक बर्ड है। फिर वो कौन से प्रकार का बर्ड है, फिर उसको पूरा क्लासिफाई करना पड़ेगा। भिन्न भिन्न प्रकार के बर्ड होते हैं ना, तो उनको आइडेंटिफाई करो, उनके कैरेक्टर्स को समझो और उनको क्लासिफाई करो। ये सब हमें करना पड़ता है लैबोरेटरी स्टडी, फील्ड स्टडी, इससे। ठीक है, एंड वी विल मेक मीनिंगफुल यूज ऑफ द कलेक्टेड डेटा। फिर वो डेटा हम इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। भिन्न भिन्न प्रकार के जगहों पे आप उसको यूज कर सकते हो डेटा को। ठीक है, चलो, टू स्टडी द डाइवर्सिटी टैक्सोनॉमिकल एड्स आर यूज्ड। पहले तो टैक्सोनॉमी, ये शब्द क्या होता है वो आपको समझा देता हूं। टैक्सोनॉमी ये आगे भी आएगा, सेकंड चैप्टर में भी आएगा डिटेल में। अभी यहां पे सिंपल आपको बता देता हूं। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है? किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, आपने उसको आइडेंटिफाई किया, आपने उसके कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब किया, कैरेक्टर्स को समझा कि उसके पास क्या क्या है, अंदर बाहर पूरा। ठीक है, आपने उसको आइडेंटिफाई किया, उसको आपने डिस्क्राइब किया, बाद में आप उसको नेम करोगे। कैरेक्टर समझने के बाद उसको नाम देना पड़ेगा, और नाम देने के बाद उसको हम क्या करते हैं? क्लासिफाई करेंगे। उसको हम, हमारा एनिमल की अगर बात करूं तो एनिमल किंगडम में नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स होते हैं। कॉर्डेट्स के अंदर भी ये आ जाता है, सब फाइलम आ जाएगा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, क्रेनिएटा। फिर उसके अंदर क्लासेस आ जाएंगे, साइक्लोस्टोमाटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया, है ना। तो हमें जो भी एनिमल है उसको पहले समझा, डिस्क्राइब किया, उसको नाम दिया, नाम देने के बाद कहां पे वो फिट होगा उसको क्लासिफाई भी करना है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। ठीक है, सिंपल। तो ये टैक्सोनॉमी करने के लिए हमें कुछ टूल्स लगेंगे। इसको पूरे को इरेज कर दूं। ठीक है, टैक्सोनॉमी करने के लिए हमें कुछ टूल्स लगेंगे, उनको हम बोलते हैं एड्स। ठीक है, ये वो बीमारी वाले एड्स की बात नहीं कर रहा हूं। टैक्सोनॉमी करने के लिए कुछ टूल्स की जरूरत है, उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो यहां पर आ जाता है हर्बेरिया। हर्बेरिया क्या होता है पूरा आपको बताऊंगा डिटेल में। बोटानिकल गार्डन हो गया, म्यूजियम हो गया, बायोडाइवर्सिटी पार्क हो गया, और एक और ऐड करना चाहूंगा, जू। ठीक है, जू भी हो गया, या फिर एक नेशनल पार्क हो गया,
एक सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ये सारी जगहों पर भी हम एनिमल्स को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। एनिमल्स की टैक्सोनॉमी कर सकते हैं, प्लांट्स की टैक्सोनॉमी कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जा सकती है, सब कुछ किया जा सकता है, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं इन टैक्सोनॉमिकल एड्स को। सबसे पहले बात करेंगे हर्बेरिया या फिर हर्बेरियम। सर फर्क क्या है दोनों में? देखो, हर्बेरियम इज अ सिंगुलर वर्ड, अगर मैं एक की बात करूंगा तो वो होगा हर्बेरियम सिंगुलर। जब मैं बोलता हूं हर्बेरिया, मतलब मैं प्लूरल की बात कर रहा हूं, दो से एक से ज्यादा, तो उसको मैं हर्बेरिया बोलूंगा, ठीक है। क्या होता है हर्बेरियम, आपको बताता हूं। देखो, ये जो पूरा कहानी था द आर्ट ऑफ हर्बेरियम, ये शुरू किया था हमारे इटालियन टैक्सोनॉमिस्ट लूका गिनी। उनका बर्थ डेट 1490, डेट नहीं बर्थ ईयर 1490 एंड डेथ ईयर 1556, ठीक है। तो इन्होंने, ये थे हमारे इटालियन टैक्सोनॉमिस्ट। टैक्सोनॉमिस्ट मतलब जो स्टडी करता है एनिमल्स की या प्लांट्स की, ठीक है। उनको ऑब्जर्व करता है, उनके कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करता है, नाम देता है, क्लासिफाई करता है, वो सब कुछ टैक्सोनॉमिस्ट है लुका गिनी। तो इन्होंने हर्बेरियम, ही वाज अ बॉटनिस्ट बेसिकली। वो कौन थे? ज्यादातर वो क्या करते थे, प्लांट्स का स्टडी करते, तो वो एक कौन थे, बॉटनिस्ट थे, ठीक है। तो उन्होंने हर्बेरियम का आर्ट शुरू किया था, लेकिन ये जो शब्द है हर्बेरियम वो इन्होंने नहीं दिया था। द वर्ड हर्बेरियम, देखो लुका गिनी इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट की, लेकिन उसको नाम इन्होंने नहीं दिया था। शब्द जो है हर्बेरियम, प्लूरल हर्बेरिया, इट वाज कॉइंड। कॉइंड मतलब ये शब्द किसने बनाया, हर्बेरियम, पिटॉन दे टुर्नेफोर्थ इन द बुक एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स नाम की एक बुक थी, 1694 में लिखी गई थी, ठीक है। एलिमेंट्स दे बोटानिक उ मेथड पो कोनोइटर लेस प्लांटेस, ठीक है। मेरे को फ्रेंच पढ़ने नहीं आता है, कोई बात नहीं। तो इन्होंने ये शब्द दिया था हर्बेरियम, ठीक है। इसमें क्या होता है फटाफट अपन समझ लेते हैं, आइए। किसी भी प्लांट स्पेसिमन को लिया जाएगा, अ ड्राइड प्लांट स्पेसिमन। आप फ्लावर के साथ एक छोटा सा स्टेम, उसके कुछ लीव्स, ये सब कुछ आप ले सकते हैं। अगर फ्लावर नहीं है तो स्टेम और लीव्स ले लिया, ठीक है। या उसके अगर फ्रूट वगैरह भी होते हैं तो छोटे छोटे फ्रूट्स हैं तो उसको भी हम रख कर प्रेस कर सकते हैं। तो उसको पहले प्रेस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बहुत सारा वजन न्यूज़पेपर्स के बीच में रख के, ऊपर बहुत सारी किताबें वगैरह रख के, या फिर एक प्रेस भी होती है जहां पे उसको प्रेस किया जाएगा, चपटा किया जाएगा, दबाया जाएगा, ठीक है। तो उसको प्रेस किया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है, ठीक है। एक हफ्ते तक उसको पूरा सुखा दो, जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है पूरा निकलने दो। उसको ट्रीट भी किया जाता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है इसके ऊपर कोई कीड़ा अटैक कर ले या कुछ फंगस वगैरह लग जाए, तो इसको कुछ केमिकल वगैरह लगा के ट्रीट भी करते हैं, ठीक है, ताकि लंबे समय तक वो खराब ना हो। एंड बाद में उसको माउंट किया जाता है, मतलब या तो चिपका दिया जाएगा पेपर के ऊपर, ठीक है, एक स्टैंडर्ड साइज शीट ऑफ पेपर। स्टैंडर्ड मतलब क्या, जितने भी हर्बेरियम बनेंगे सबका जो पेपर होता है वो सेम साइज का रहेगा। अपने अपने मन से कुछ भी फुल स्केप पेपर ले लिया, आपके नोटबुक में चिपका दिया, ऐसा नहीं चलेगा। एक स्टैंडर्ड साइज होती है, वही हमेशा किसी भी हर्बेरियम को बनाने के लिए यूज की जाएगी, ठीक है। तो उसको चपटा किया जाएगा, दबाया जाएगा, ड्राई किया जाएगा, केमिकल से ट्रीट किया जाएगा, और माउंट मतलब या तो चिपका दिया जाएगा या तो उसको, उसकी सिलाई भी की जाती है, ठीक है। धागे से उसको सिलाई करके पेपर के ऊपर माउंट कर देंगे, फिक्स कर देंगे, ठीक है। माउंट करना मतलब क्या, फिक्स कर देना। चलो, अब यहां पे आपको छोटा सा लेबल दिख रहा है, इसके ऊपर डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहां से मिला, कब मिला, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर जैसा रहेगा उसका पूरा क्लासिफाई भी करना है, ठीक है। प्लांट किंगडम में फाइलम नहीं लिखते, डिवीजन लिखा जाता है, एनी विच वेज। चलो, इकोलॉजिकल पेक्यूलियरिटी, ये पूरा जो क्लासिफिकेशन का हायरार्की है ना, किंगडम, डिवीजन, फाइलम जो भी है, ये पूरा हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं सिस्टमैटिक्स में, ठीक है। तो चिंता बिल्कुल मत करना। इकोलॉजिकल पेक्यूलियरिटी मतलब ये प्लांट कैसे कंडीशंस में ग्रो करता है, कितना पानी चाहिए, कौन सी सॉइल चाहिए, कितना सनलाइट चाहिए, ठीक है। उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं, उसको इकोलॉजिकल पेक्यूलियरिटी बोलेंगे, ठीक है। एंड इसके कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हैं तो वो भी यहाँ पे मेंशन करने हैं, ठीक है, डिटेल में लिखना है। उसका लोकल नेम, एक होता है साइंटिफिक नेम, ठीक है, जो लैटिन में होता है, और लोकल नेम मतलब उस एरिया में उसको क्या बोला जाता है। एंड नेम ऑफ द कलेक्टर, ये कुछ भी, ये सारी चीजें भी ऐड की जा सकती हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ लेबल, इसको बोलेंगे लेबल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हो गया हर्बेरियम। फिर बात करते हैं बॉटनिकल गार्डन की। बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है,
botanical gardens are places where plants and of various varieties are grown. लेकिन ये जो प्लांट्स है ना, दे आर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. आपको एक सिंपल एग्जांपल बोलूं, जू कैसा होता है? जू में आपको कैमल भी दिख रहा है जो डेजर्ट में रहता है, आपको पोलार बेयर भी दिख सकता है जो पोलार रीजन से है, आपको पेंगुइन भी दिख सकते हैं जो एंटार्क्टिका से हैं. ठीक है, तो एक प्लेस में अलग 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 हैबिटेट के एनिमल्स को इकट्ठा करके मेंटेन किया जाता है, उनकी केयर भी लेनी पड़ेगी. अब कैमल है तो उसको मुझे कैमल की तरह, कैमल जैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करने पड़ेंगे. पोलार बेयर है तो पोलार रीजन जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो जिंदा रह पाए. बराबर है? तो एक जू में अलग 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 एनिमल्स को इकट्ठा करके उनकी केयर की जाती है ना, उनके हिसाब से उनकी केयर करनी पड़ती है, मेंटेन करना पड़ता है. तो उसी प्रकार से बोटेनिकल गार्डन में भी प्लांट्स जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से अलग अलग हैबिटेट के प्लांट इकट्ठा लेके आते हैं और उनको साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वे में ग्रो किया जाता है. मतलब उनको जैसी कंडीशंस वहां लगती होंगी जहां वो ओरिजिनली उगते हैं, वैसी कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेंगी, आर्टिफिशियली क्रिएट करनी पड़ेंगी और उनको मेंटेन करना पड़ेगा साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वे में. आर यू अंडरस्टैंडिंग? जू इज फॉर एनिमल्स, बोटेनिकल गार्डन इज फॉर प्लांट्स. ऐसा ही हिसाब किताब है. ठीक है, चलिए. तो यहां पर हर एक प्लांट जो होगा उसको लेबल करेंगे, एक बोर्ड लगा देंगे, बोर्ड में उसका साइंटिफिक नेम, उसका कॉमन नेम, और यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन भी दिख रहा है. ठीक है, डिवीजन, क्लास, सब क्लास, सीरीज, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज सब आपको दिख रहा है यहाँ पे. तो उसका साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम एंड इवन क्लासिफिकेशन कैन बी एडेड इन द लेबल. ठीक है, चलिए. वैसे ही हमारे कोलकाता में एक बहुत ही फेमस बोटेनिकल गार्डन है. वहां पर एक 255 साल पुराना एक बैनियन ट्री है, बहुत बड़ा बैनियन ट्री है, बहुत फेमस है. उसको ग्रेट बैनियन ट्री बोला जाता है. दिखा यहाँ पे लिखा हुआ है. उसका पूरा डिटेल भी आप यहाँ पे चाहिए तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है. ठीक है, ग्रेट बैनियन ट्री. दूर से देखोगे तो इतना बड़ा दिखेगा आपको. कहां से कहां? ऑलमोस्ट इधर से लेके ये इतना पूरा, ये एक ट्री है. और एक आदमी कितना है देखो यहाँ पे, एक आदमी का साइज और ये बैनियन ट्री का साइज. 255 साल पुराना बैनियन ट्री, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, ग्रेट बैनियन ट्री. ठीक है, चलो. तो बोटेनिकल गार्डन समझ में आ गया. यहाँ पे भी हम टैक्सोनॉमी कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स की. चलिए, फिर बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. पहले तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन एन इकोसिस्टम. एक इकोसिस्टम मतलब व्हाट इज एन इकोसिस्टम? बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इंटरैक्शंस, इसको इकोसिस्टम बोला जाता है. एक इकोसिस्टम में कितनी वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की, इसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स, दिस इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी एंड इट इज एसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी. जितनी वैरायटी ज्यादा होगी हम उतना उस इकोसिस्टम को हेल्दी मानते हैं, स्टेबल मानते हैं. ठीक है, जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डेंस बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ही इकोसिस्टम हेल्दी होती है. आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, आपने 9th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा है फूड चेन के बारे में. प्रोड्यूसर होता है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, अपेक्स प्रेडेटर, अपेक्स कंज्यूमर होता है. ठीक है, एक चेन होती है. एंड ऐसी बहुत सारी चेन्स को अगर मिक्स करें तो एक फूड वेब बनता है ना, जिसमें एक प्रोड्यूसर को खाने के लिए 3 प्राइमरी कंज्यूमर हैं, फिर उनको भी खाने वाले 3 अलग अलग सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, फिर उनको खाने वाले 2 अपेक्स प्रेडेटर हैं. ऐसा हो सकता है. एक कॉम्प्लिकेटेड फूड, अलग अलग फूड चेन्स मिक्स हो जाती हैं, इसको फूड वेब बोलते हैं. बराबर? तो जितनी वो फूड वेब कॉम्प्लेक्स होगी, जितना इंटरैक्शंस कॉम्प्लेक्स होगा, उतना हम एक इकोसिस्टम को हेल्दी मानते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हमारे वजह से बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है. एनिमल्स, प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं एट अ अलार्मिंग रेट. आज के समय में एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट चल रही है. एक्सटिंक्शन, आज के समय में एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट चल रही है, ऑनगोइंग है. स्पीशीज खत्म हो रहे हैं. हर साल बहुत सारे स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं एंड उसका कारण सीधा सीधा हमारी एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से. ठीक है, तो इनको हमें क्या करना है? इनको हमें बचाना है, कंजर्वेशन करना है. वी हैव टू स्लो डाउन, स्टॉप और रिवर्स द बायोडाइवर्सिटी लॉस. ऐसा भी किया जा सकता है, कुछ स्पीशीज जो खत्म हो गई हैं उनको
रिवाइव भी किया जा सकता है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, हमारा साइंस, हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम जीन्स को यूज करके या फिर उनके प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस को यूज करके उनको रिवाइव कर सकते हैं, और ऐसा बहुत सारे स्पीशीज के लिए रिसर्च ऑनगोइंग है। ठीक है, चलिए, तो जब कंजर्वेशन, ध्यान से सुनना, कंजर्वेशन मतलब क्या? एनिमल्स को, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना। अगर ये कंजर्वेशन एक नेचुरल हैबिटेट में किया जा रहा है, मतलब ये जो टाइगर है, ये जिस जंगल में रहता है उसी जंगल को मैं प्रोटेक्ट करूं, मतलब एक नेशनल पार्क बना दूं या फिर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दूं, उस जंगल में पेड़ काटना मना है, वहां हंटिंग करना मना है, पोचिंग करना तो इलीगल है। आपने ये शब्द सुना होगा, ये शब्द आपने सुना है, पोचिंग। पोचिंग मतलब क्या? एनिमल्स को मारा जाता है उनके बॉडी पार्ट्स के लिए। टाइगर को मारा जाता है उसके स्किन के लिए, हाथी को मारा जाता था उसके दांत के लिए, राइनो को मारा जाता है उसके हॉर्न के लिए। तो ये होता है पोचिंग। क्रोकोडाइल्स का मारा जाता है उनके स्किन के लिए। क्रोकोडाइल स्किन के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ब्लैक मार्केट में बिकता है। तो ये पोचिंग तो वैसे भी इलीगल है, हंटिंग भी अलाउड नहीं है। तो ये जो हंटिंग कहां अलाउड नहीं है? ये जो प्रोटेक्टेड एरिया होगा, एक ऐसा जंगल जिसको मैंने नेशनल पार्क घोषित कर दिया, प्रोटेक्टेड घोषित कर दिया, ठीक है, वहां पे एनिमल्स को मारना, पेड़ काटना कुछ भी अलाउड नहीं है। तो जब ऐसा कंजर्वेशन होता है इन द नेचुरल हैबिटेट, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इन सीतु कंजर्वेशन। इन सीतु का मतलब है ऑन साइट, जहां वो एनिमल रहता है वहीं पे उसको बचाओ। इन सीतु कंजर्वेशन, ऑन साइट कंजर्वेशन। ठीक है, टाइगर को मैं कहीं लेके जा रहा हूं क्या? नहीं। अगर मैं एक जू बनाता हूं तो जू के अंदर टाइगर को लाया जा रहा है, एलिफेंट को लाया जा रहा है, जिराफ है, जीब्रा है, डियर है, लायन है, पेंगुइन है, क्रोकोडाइल है, सबको इकट्ठा करके रखा जा रहा है ना, अलग अलग जगहों से लाके, और फिर उनको प्रोटेक्ट करते हैं। जू के अंदर भी प्रोटेक्शन तो हो रहा है, लेकिन एक जू क्या हो जाएगा पता है? जू हो जाएगा एक्स सीतु। एक्स सीतु का मतलब क्या है? आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, जहां वो एनिमल नेचुरली रहते हैं वहां से उनको एक जू में लाया जाता है, और आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट उनका प्रोटेक्शन होगा, तो वो एक्स सीतु कंजर्वेशन कहा जाएगा। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। ठीक है, जंगल के अंदर ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वो इन सीतु, ऑन साइट कंजर्वेशन हो गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, नाउ फॉर मेनी पीपल बायोडाइवर्सिटी लॉस इज अ मॉरल और एथिकल इशू। वी शेयर द प्लैनेट एंड शुडंट हार्म अदर स्पीशीज। बहुत सारे लोग हैं जो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट भी हैं, ठीक है, एनवायरमेंट के लिए लड़ते हैं, कोर्ट में केसेस होते हैं अगेंस्ट बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, या कुछ डेवलपर्स हैं, या कोई प्रोजेक्ट अगर चल रहा है जहां पे पेड़ों को काटना पड़ेगा, कोई रास्ता बनाना है, कोई हाईवे बनाना है, या कोई मेट्रो का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जहां पे पेड़ों को काटना पड़ेगा। अभी मुंबई में आरे कॉलोनी का जो पूरा जंगल था वो काटने की बात हो रही थी, कुछ हद तक कटा भी था मेट्रो बनाने के लिए। तो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, चिपको मूवमेंट होती है, तो बहुत लोग हैं जो नेचर को बचाने की बहुत कोशिश भी करते हैं। ठीक है, एंड बायोडाइवर्सिटी मेंटेन्स अवर इकोसिस्टम बैलेंस। बायोडाइवर्सिटी जितनी ज्यादा रहेगी, इकोसिस्टम हेल्दी रहेगी। लॉस ऑफ इवन वन स्पीशीज कैन अफेक्ट द एंटायर इकोसिस्टम। ठीक है, मान लो एक चेन है, चेन की अगर एक लिंक भी टूटी तो पूरी चेन कोलैप्स हो सकती है, राइट? तो एक स्पीशीज भी अगर खत्म होती है तो पूरा इकोसिस्टम अफेक्ट होता है। चलिए, तो अब यहाँ पे इन सीटू एक्स सीटू का कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। एनिमल जहां रहता है वहीं पे उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, इन नेचुरल हैबिटेट, वहीं पे उसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाता है? इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू मतलब जू हो गया, अलग अलग एनिमल्स को इकट्ठा किया जा रहा है। बोटेनिकल गार्डन हो गया, अलग अलग प्लांट्स को दूर दूर से लाके इकट्ठा किया जा रहा है। सीड बैंक हो गई, सीड बैंक मतलब जहां पे अलग अलग सीड्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा, ताकि अगर वो प्लांट या क्रॉप है कोई, अगर वो एक्सटिंक्ट हो रहा है तो वो सीड को यूज करके उसको रिवाइव किया जा सके। ठीक है, ये भी किया जा सकता है। जीन बैंक्स, जहां पे हर स्पीशीज का, अभी जितनी भी स्पीशीज हमारे धरती पे हैं, हर एक स्पीशीज का जीन्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ताकि अगर वो खत्म भी हो जाए तो जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, जीन्स को यूज करके, उसके डीएनए को यूज करके रिवाइव किया जा सके। ठीक है,
एंड एक्वेरियम्स, यहाँ पे भी फिशेस को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इन सितु एक्स सितु। म्यूजियम की बात करेंगे। म्यूजियम स्टोर प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस। म्यूजियम में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन यहां पर मैं एनिमल्स की या प्लांट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। म्यूजियम के अंदर आपको मूर्ति भी मिलेगा, आपको मटका भी मिलेगा, आपको तलवार ढाल ये सब भी मिलेगा, है ना। बहुत सारी चीजें होती है म्यूजियम के अंदर, लेकिन प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमेन भी मिलेंगे। तो उनको फॉर्मलिन, फॉर्मलिन सुना आपने, 10 to 40% फॉर्मलडिहाइड। फॉर्मलडिहाइड क्या होता है? इट इज एन एल्डिहाइड जिसका कॉमन नेम इज फॉर्मलडिहाइड, लेकिन आईयूपीएसी नेम क्या रहेगा? आईयूपीएसी नेम ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। गूगल करके तो आप बता दोगे, लेकिन कमेंट में जरूर बताना आईयूपीएसी नेम। टाइप किया? कमेंट टाइप किया? ठीक है, मैं बता देता हूं। मिथेनॉल, बराबर है। आई होप आपने यही लिखा है, मिथेनॉल, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। तो ये जो फॉर्मलडिहाइड होता है ना, इट इज अ प्रिजर्विंग एजेंट। उसके अंदर एनिमल्स को रखा जाता है फॉर प्रिजर्वेशन, खराब नहीं होते ये एनिमल्स, ठीक है, प्रिजर्व हो जाएंगे। एंड दे आर लेबल्ड फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, उनका नाम रहेगा, उनका कॉमन नेम रहेगा, कहीं कहीं पे क्लासिफिकेशन वगैरह भी दिया रहेगा। चलो, उसी तरह से एनिमल्स का एक और प्रोसेस किया जाता है जिसको बोलते हैं टैक्सीडर्मी। यहां पर क्या करते हैं, एनिमल के पूरे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है वो सारे ऑर्गन्स निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। फिर एक छोटा पुतला जैसा बनाया जाएगा, मिट्टी वगैरह से पुतला बनता है। दूसरी और चीजें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फोम वगैरह यूज किया जा सकता है, मिट्टी यूज की जा सकती है, थर्मोकोल वगैरह यूज किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। वैसा एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा और उसकी जो स्किन है उस एनिमल की, आपने अंदर के ऑर्गन्स निकाल दिए, फिर जो स्किन बची है उस स्किन को उस स्ट्रक्चर के ऊपर रखा जाएगा और बाद में उसकी सिलाई वगैरह की जाएगी। उस एनिमल को एक स्पेसिफिक पोज वगैरह दिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या किया, एनिमल का अंदर का पूरा सब निकाल दिया, फिर एक एनिमल का स्ट्रक्चर बनाया, उसके ऊपर वो पूरी स्किन को हमने बिठाया, उसको सिलाई वगैरह किया, अच्छे से पॉलिश किया। इनकी जो आंखें भी होती है ना, देखो आंखें क्या है, सड़ जाएंगे, जो रियल आंख होती है, तो ये कांच की आंख होती है जो बिठाते हैं, ठीक है। दांत वगैरह इसका असली दांत रहेगा, जो इसका ओरिजिनल दांत था वही यहां पे लगाया जाएगा, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस प्रोसेस को बोलते हैं टैक्सीडर्मी। लार्ज एनिमल्स, बर्ड्स, मैमल्स, दे आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टैक्सीडर्मी, ठीक है। अब चाहो तो यूट्यूब पे टैक्सीडर्मी कैसे की जाती है उसका कोई वीडियो वगैरह देख सकते हैं। म्यूजियम के अंदर ड्राइड स्पेसिमेन, इंसेक्ट बॉक्सेस, शेल कलेक्शन, एनिमल स्केलेटन, ये सब कुछ आपको मिलेगा। ड्राइड स्पेसिमेन भी मिलेंगे, ये आपको यहाँ पे इंसेक्ट बॉक्स दिख रहा है, शेल्स हो गए एंड स्केलेटन्स, ये सारी चीजें आपको एक म्यूजियम में दिखाई देती हैं, ठीक है। चलो, जूलॉजिकल पार्क की बात करें तो जू क्या होता है वो तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क, ये इसका फुल फॉर्म है बाय द वे, जूलॉजिकल पार्क। These are places where wild animals are kept in captivity. Captivity मतलब पिंजरे में रखा है या फिर एक बाउंड्री के अंदर रखा हुआ है जहां से वो बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। These animals are protected and live in conditions which are similar to their natural habitat. मैंने क्या बताया, अगर एक पेंगुइन को हम जू में ला रहे हैं तो गर्मी में छोड़ देंगे तो मर जाएगा ना वो, तो उसके लिए मुझे एक जैसा वो जहां रहता था वैसा एनवायरनमेंट, एक ठंडा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो वैसे कंडीशंस सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट क्रिएट करने पड़ेंगे जहां पे वो रह पाए, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स सितु कंजर्वेशन, ठीक है। जू विल हेल्प नेचुरलिस्ट, मतलब जो नेचर की स्टडी करते हैं उनको नेचुरलिस्ट बोलते हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आएंगे, है ना। स्कूल वगैरह से आप कभी ना कभी जू तो गए होगे। यू कैन स्टडी एनिमल बिहेवियर, वो दिन भर में क्या करता है, कैसे रहता है, वो क्या खाता है, कब खाता है, कैसे खाता है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है। फिर आपको पता है अलग अलग मेटिंग में भी जो मेल होता है वो फीमेल को कैसे पटाएगा, उसको कैसे वो आकर्षित करेगा अपनी तरफ, तो वो एक बिहेवियर जो होता है एनिमल्स का वो यहाँ पे सब स्टडी किया जा सकता है, ठीक है। मतलब एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, उसमें भी आपस में वो लोग कैसे बिहेव करते हैं, उनमें एक लीडर रहेगा, है ना, अल्फा रहेगा कोई, बाकी सब उसकी बातें सुनेंगे या उससे डरेंगे। तो वो सब चीजें हमें, एक एनिमल ग्रुप किस तरह बिहेव करता है वो हमें समझ में आता है, ठीक है। दिस विल ऑल्सो स्प्रेड अवेयरनेस एंड एजुकेशन अमॉन्ग द पब्लिक अबाउट वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन। लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है, एनिमल्स के बारे में। चलो, इसके अलावा और कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं, अलग अलग टाइप की बुक्स होती हैं
सबका आपको नाम यहाँ पे बता दूंगा। एक होती है फ्लोरा, फ्लोरा नाम की बुक। फ्लोरा के अंदर क्या होगा, प्लांट लाइफ विच इज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। मतलब एक मान लो मैं बात कर रहा हूं, चलो मैंने बात किया शिमला का एग्जाम्पल। शिमला में मई से लेके जुलाई एग्जाम्पल, ठीक है, एक स्पेसिफिक प्लेस का एक स्पेसिफिक टाइम का कौन सा प्लांट उगता है, शिमला में मई से लेके जुलाई के बीच में कौन से प्लांट पाए जाते हैं, वो इस किताब के अंदर रहेंगे, इसको बोलेंगे फ्लोरा। ठीक है, सिर्फ प्लांट्स के बारे में बात होगी, एनिमल्स की बात नहीं हो रही है। सिंपल एग्जांपल समझ में आया। फिर एक होता है मैनुअल। मैनुअल के अंदर क्या मिलेगा आपको, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफिकेशन की क्या होती है ये हम आगे देखेंगे, ठीक है, लास्ट में देखेंगे की क्या होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफिकेशन की फॉर स्पीशीज विच आर फाउंड इन अ स्पेसिफिक एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में कौन से प्लांट्स और एनिमल दोनों पाए जाते हैं, कौन सी स्पीशीज पाई जाती है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी एक मैनुअल के अंदर, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए। मान लो शिमला, ठीक है, शिमला ले लो या फिर पूरा महाराष्ट्र ले लो, चलो पूरे महाराष्ट्र में कौन सी स्पीशीज आपको मिलने वाली हैं, उसका इंफॉर्मेशन और उनकी आइडेंटिफिकेशन कीज। ठीक है, प्लांट का अलग मैनुअल होता है, वैसा ही एनिमल का अलग मैनुअल होगा। यहाँ पे जो फोटो दिख रहा है उसमें क्या लिखा है, मैनुअल ऑफ इंडियन बॉटनी। तो ऐसा प्लांट्स का अलग, एनिमल्स का अलग अलग मैनुअल बनता है। ठीक है, मोनोग्राफ का मतलब क्या है, मोनो मतलब वन, ग्राफ मतलब उसकी इंफॉर्मेशन। तो इट डिस्क्राइब्स एनी वन सिलेक्टेड बायोलॉजिकल ग्रुप इन डिटेल। मतलब समझ लो सारे बटरफ्लाइज का एक पूरा हमने किताब बनाया, बटरफ्लाइज ऑफ द इंडियन रीजन, सिर्फ बटरफ्लाई, तो इसको बोलेंगे मोनोग्राफ। ठीक है, एक ही किसी ग्रुप के बारे में बात करेंगे। कैटलॉग होती है लिस्ट एंड रिकॉर्ड वेरियस ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड। मतलब एक कैटलॉग में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का पूरा रिकॉर्ड रहेगा। तो यहां पे हैंडबुक्स ऑफ द बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, ये भी एक कैटलॉग है जहां पे पूरे दुनिया के जितने भी बर्ड्स हैं सबका पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो मतलब यहां तो सिर्फ बर्ड्स की बात की है, लेकिन एक अगर नॉर्मल कैटलॉग की बात करें तो उसमें वेरियस ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, उनकी इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, एक रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। आई होप ये क्लियर है। ये भी सारे टेक्सोनॉमिकल एड है, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग। ठीक है, तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, ये भी टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं। चलो, वैसे ही बायोडाइवर्सिटी पार्क क्या होता है आइए समझते हैं। बायोडाइवर्सिटी पार्क में समझ लो आपके एरिया में एक बंजर जमीन थी, ठीक है, जहां पे कुछ नहीं था, ऐसे ही पड़ा हुआ था जमीन। आपने क्या किया, उसको एक पार्क में कन्वर्ट किया। आपने वहां पे प्लांट्स लाए, आपने वहां पे अलग अलग इंसेक्ट्स लाए, आपने कुछ छोटे छोटे एनिमल्स लाए, एंड आपने क्या किया, एक ऐसा पार्क क्रिएट किया, एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया। मुझे बताइए, अलग अलग प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये सब कुछ लाने के बाद वहां पे मैंने छोटा पॉन्ड वगैरह बना दिया, उसमें कुछ मछलियां छोड़ दी, क्या एक इकोसिस्टम अपने आप क्रिएट हो जाएगी। एंड एक ऐसी इकोसिस्टम जो सेल्फ सस्टेनिंग हो। सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब क्या, आपको उसमें बीच में कुछ करना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जू अगर है तो जू में एनिमल्स को मैंने रखा है, अगर मैं उनकी देखभाल ना करूं तो मर जाएंगे, मुझे रोज उनको खाना देना पड़ेगा, उनको पिंजरा वगैरह जो है वो साफ करना पड़ेगा, देखभाल करनी पड़ेगी। यहां पर बायोडाइवर्सिटी पार्क में आपने अलग अलग प्लांट बेंट लगाया, सब कुछ लगाया, आपने एक इकोसिस्टम बना दिया। अब आपको उसमें कुछ नहीं करना है, जो भी प्लांट हैं, जो भी एनिमल हैं, जो इंसेक्ट हैं, वो आपस में अपना अपना इंटरैक्शंस करेंगे एंड अपना ही एक इकोसिस्टम बना देंगे। आपको बीच में छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, आपने बना दिया, छोड़ दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज कॉल्ड अ बायोडाइवर्सिटी पार्क। ठीक है, इट इज एन इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ स्पीशीज। असेंबलेज मतलब क्या, इकट्ठा किया है, अलग अलग स्पीशीज को इकट्ठा लाया है। दैट लिव एंड इंटरैक्ट लाइक अ नेचुरल कम्युनिटी। जैसा नेचर में इंटरेक्शन होता है वैसे ही यहाँ पे इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। दीज स्पीशीज विल फॉर्म अ सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी पार्क्स आर यूजुअली क्रिएटेड ऑन डिग्रेडेड और बैरन लैंड।
ऐसी कोई जमीन पड़ी थी जहां पे कुछ नहीं था, वेस्ट जमीन थी, उसको यूज करके हमने एक पार्क क्रिएट किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बेस्ट एग्जांपल है लेट उत्तम राव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क, गुरेघर, महाबलेश्वर। इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल। जो बच्चे अगर कोई है महाबलेश्वर से या कोई बच्चा यहाँ पे गया है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना मुझे भी, ठीक है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू विजिट। दिस पार्क इज द बेस्ट मॉडल फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज इन अर्बन लैंडस्केप। मतलब एक सिटी के बीच में आप कैसे नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसका एक बेस्ट मॉडल ये बनता है, ठीक है। चलिए फिर बात करेंगे हमारा छोटा सा लास्ट टॉपिक की के बारे में। आपको मैंने अभी बताया था ये की आपको कहां मिलती है, हमने मैनुअल पढ़ा था, उसके अंदर दिया था कीज, ठीक है। मैनुअल के अंदर आइडेंटिफिकेशन कीज होती है। तो ये की क्या होती है आइए देखते हैं। अ की इज अ टूल यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको क्लासिफाई करना है, ग्रुप में डालना है। इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, डिफरेंस बिटवीन द टू ट्रेट्स। मतलब क्या, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होते हैं समझाऊंगा। वन कैरेक्टर इज एक्सेप्टेड एंड अदर इज रिजेक्टेड एट ईच स्टेप। नहीं समझा सर, एक मिनट दो मेरे को। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड, ठीक है। कीज आर यूजुअली एनालिटिकल एंड हेल्प इन स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफिकेशन। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, बता दो। चलो इसको हम बोलते हैं डाइकोटमस की। मैंने एक सवाल पूछा, आपके पास एक एनिमल है, ठीक है। आपके पास एक एनिमल आया, आपने उस एनिमल को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आपका काम क्या है, आइडेंटिफाई करना और क्लासिफाई करना। तो आपने बुक में देख के सवाल पढ़ा, क्या वो एक वर्टिब्रेट है, इज इट अ वर्टिब्रेट, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा लीड। इसको मैं क्या बोलूं, हर स्टेप, जितने भी स्टेप्स होंगे हर स्टेप को क्या बोलना है, लीड बोलना है। पहला सवाल, इज इट अ वर्टिब्रेट, आपने बोला यस, ठीक है। तो उसके बाद दो सवाल आते हैं, उसके पास फर है या नहीं है। आपने बोला फर है, अगर वो एक वर्टिब्रेट है और उसके पास फर है तो वो मैमल होगा फॉर श्योर, दूसरा कोई एनिमल नहीं हो सकता, ठीक है। आपने बोला फर नहीं है, तो फिर दो सवाल आएंगे, क्या उसके पास फेदर है, क्या उसके पास फेदर नहीं है, ठीक है। ये सारे लीड हैं, ये भी लीड था, फिर ये भी लीड है, ठीक है। हर एक स्टेप को क्या बोला जाता है, लीड बोला जाता है। हर एक क्वेश्चन को लीड बोला जाता है। आपने बोला फेदर है, फेदर है तो वो बर्ड है, खत्म हो गई बात। आपने बोला फेदर नहीं है, अच्छा फेदर नहीं है तो उसकी स्किन कैसी है, ड्राई है या मॉइस्ट है। आपने बोला ड्राई है, ड्राई है तो पक्का रेप्टाइल है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। मॉइस्ट है, मॉइस्ट मतलब पानी पानी लगा हुआ है, नरम है स्किन, नरम नहीं बोलूंगा लेकिन गीला लग रहा है क्या आपको, या फिर शेम्बुड जैसा ऐसा स्लाइमी है क्या, स्लाइमी, इसको मैं मॉइस्ट बोल सकता हूं ना एक तरीके से, गीला गीला। तो दो सवाल, क्या उसके पास स्केल है या स्केल नहीं है। आपने बोला स्केल है तो मछली है फॉर श्योर, और कुछ नहीं हो सकता। आपने बोला स्केल नहीं है, अच्छा नहीं है, तो फिर तो ये आ जाएगा एम्फीबियन, ठीक है। फर भी नहीं है, स्केल भी नहीं है, स्किन मॉइस्ट है, फेदर्स भी नहीं है ना, तो ये हो गया आपका एम्फीबियन। कोई दिक्कत वाली बात है? एक्चुअली यहां पे सिर्फ एम्फीबियन नहीं लिखना चाहिए, एम्फीबियन के साथ ये साइक्लोस्टोमाटा वाला भी हो सकता है। तो नो स्केल में भी फिर बाद में दो सवाल पूछना, कैन इट ब्रीथ ऑन लैंड एंड वाटर बोथ और इज इट प्योरली एक्वेटिक। बाद में वो या तो जमीन सिर्फ पानी और जमीन दोनों में रहता है तो एम्फीबियन है, और सिर्फ पानी में रहता है तो साइक्लोस्टोमाटा है, ठीक है। वैसे किया जा सकता है इसका, ठीक है। इतना क्लियर है। एक और एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा छोटा सा, एंड बस अपना चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हैज द मिनी बीस्ट मतलब एक छोटा कोई तो कीड़ा आपको मिला, ठीक है, कोई कीड़ा मिला, छोटा एनिमल मिला, क्या उसके पास लेग्स हैं, ठीक है। ये आपका पहला सवाल, आपने बोला यस, अच्छा लेग्स हैं। क्या उसके पास विंग्स हैं। ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको क्या बोला जाएगा, लीड बोला जाएगा, ठीक है। हर स्टेप पे हम एक चीज को एक्सेप्ट करते हैं, एक को रिजेक्ट करते हैं। एंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिंग कैरेक्टर्स होते हैं, ये तो है या नहीं है, करेक्ट, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो आपने पूछा उसके पास लेग्स हैं, हाँ लेग्स हैं, क्या उसके पास विंग्स हैं, नो एंड यस। अगर आपने बोला विंग्स नहीं है तो उसके पास कितने लेग्स हैं, हैज इट गॉट मोर देन 8 लेग्स। अगर 8 लेग से ज्यादा हैं, ठीक है,
8 लेग से ज्यादा है तो वो सेंटीपीड हो सकता है या फिर एक मिलीपीड भी हो सकता है, मिलीपीड, ठीक है, बहुत सारे लेग्स होते हैं। अगर उसके पास 8 लेग है या 8 से कम भी है तो एक स्पाइडर हो सकता है, ठीक है। अगर आपने बोला उसके पास विंग्स हैं, ठीक है, विंग्स आर देयर, यस। इज इट एक्टिव एट नाइट, रात को वो निकलता है क्या? आपने बोला यस, रात को भी निकलता है, तो वो एक मॉथ हो सकता है या फिर एक इवन कॉकरोच हो सकता है, ठीक है। मतलब अभी मॉथ और कॉकरोच के बीच में भी अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है तो और सवाल पूछने पड़ेंगे आगे, तब जाके हमें एग्जैक्ट एनिमल मिलेगा। इट इज नॉट एक्टिव एट नाइट, तो वो एक बटरफ्लाई हो सकता है जो दिन में निकलता है, ठीक है। फिर सबसे पहला सवाल क्या था, हैज द मिनी बिस्ट गॉट लेग्स, आपने बोला नो, आपने बोला लेग्स नहीं है, नो लेग्स। तो आपने फिर सवाल पूछा हैज इट गॉट अ शेल, शेल है क्या उसके पास, आपने बोला नहीं शेल नहीं है, तो एक वो कीड़ा हो सकता है, वर्म हो सकता है, उसको लेग्स भी नहीं है, शेल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने बोला शेल है तो फिर वो एक स्नेल हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम कीज को यूज करते हैं दो चीज करने के लिए, एक तो आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, सामने आपके एनिमल है, एनिमल को देखो, की को रेफर करो, एक एक सवाल का आप जवाब देते जाओ, आपको आपका एनिमल कौन सा है समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, यहां पर आपकी ये की काम आएगी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये चैप्टर का आपको मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, हैंड रिटन नोट्स, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में। एंड आप दूसरा क्या करोगे, एक्सरसाइज लर्न करोगे इसकी, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, एक्सरसाइज करनी है और नोट्स अपने खुद बनाने हैं, हैंड रिटन नोट्स मैं आपको दे रहा हूं, उसको यूज करके या फिर चाहिए तो कॉपी करो आप, लेकिन सेम टू सेम कॉपी करोगे तो आपको उतना अच्छे से याद नहीं होगा। आप नोट्स देखो और बाद में अपने शब्दों में लिखो, ठीक है, ये तरीका होता है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।